You are watching Fair Notebook Channel. Notes made fair, learning made easy. नमस्कार, स्वागत है आपका फेयर नोटबुक चैनल की ओर से। आज की हमारी वीडियो का विषय है कक्षा छठी विज्ञान का अध्याय 11 प्रकृति की अमूल्य संपदा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी धरती पर जो हवा, पानी, मिट्टी, जंगल, खनिज और पशु पक्षी हैं वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन को सुगंधित, सुरक्षित और समृद्ध बनाते हैं। यदि हम इसका सही उपयोग करें तो ये लंबे समय तक हमारा साथ देते हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग प्रकृति का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसलिए हमें प्रकृति की इस अमूल्य निधियों को, संपदा को बचाकर रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सकें। शुरू करते हैं आज का अध्याय, प्रकृति का वरदान। प्रकृति ने हमें अनगिनत संपदाएं प्रदान की हैं जो हमारे जीवन को संभव और समृद्ध बनाती हैं। भूमि और सूर्य नामक दो बच्चों की कहानी के माध्यम से हम प्रकृति की इन अमूल्य देनों को समझेंगे। जब ये बच्चे अपनी अज्जी यानी दादी के घर पंचमटी घाट के जंगल के किनारे बसे गांव में जाते हैं तो वहां की ताज़ी और ठंडी हवा, सुंदर पहाड़, झरने, विविध पौधे, जंतु और पक्षी उन्हें मोहित कर देते हैं। अज्जी उन्हें बताती हैं कि इस जगह प्रकृति की अनेक संपदाएं हैं जो हमारे जीवन को समृद्ध बनाती हैं। शुद्ध, ताज़ी और सुगंधित वायु, उपजाऊ मृदा, अच्छी वर्षा और विभिन्न प्रकार के वृक्ष, ये सभी संपदाएं प्रकृति की अमूल्य देन हैं और इसके बिना पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं है। वायु जीवन की प्रथम आवश्यकता। वायु हमारे जीवन की सबसे मूलभूत जरूरत है। जब भूमि और सूर्य अपनी अज्जी को श्वास संबंधी व्यायाम करते देखते हैं तो उन्हें वायु के महत्व का एहसास होता है। अज्जी गहरी सांस लेती हैं और धीरे धीरे छोड़ती हैं। जब हम एक गहरी सांस लेते हैं तो उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो कुछ ही क्षणों में हमें असहजता महसूस होने लगती है। सांस द्वारा भीतर ली गई वायु में ऑक्सीजन होती है जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है। हम भोजन या जल के बिना कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के बिना कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। हम वायु को देख नहीं सकते, लेकिन इसकी जो उपस्थिति है उसको विभिन्न माध्यमों से महसूस कर सकते हैं। पेड़ों पर पत्तियों की सरसराहट, रस्सी पर लटके कपड़ों का हिलना या किसी खुली पुस्तक के पन्नों की फड़फड़ाहट। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। पवन चक्की के पंखों को पवन घुमाती है और इसका उपयोग आटे की चक्की चलाने, कुएं से पानी खींचने या विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। भारत में तमिलनाडु का मुंडप्पल, राजस्थान का जैसलमेर और महाराष्ट्र का ब्रह्मावेल पवन चक्की फार्म प्रमुख हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है वह विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें जो हैं इसमें शामिल हैं। जल जीवन का आधार। जल हमारे जीवन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भूमि और सूर्य अपनी अज्जी को गायों के लिए नांद में पानी भरने और बगीचे में साग, भाजी तथा औषधीय पौधों को पानी देने में सहायता करते हैं। अज्जी उन्हें सिखाती हैं कि पौधों को पानी कैसे दिया जाए ताकि पानी की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग हो। हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक कार्यों के लिए जल की आवश्यकता होती है। पीने, खाना बनाने, नहाने, कपड़े धोने और सफाई के लिए। इसे फसलें उगाने और औद्योगिक कार्यों के लिए भी उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 2/3 भाग जल से ढका है, परंतु
अधिकांश जल महासागरों में नमकीन यानी लवणीय रूप में है। घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिए हमें मृदु यानी कि अलवणीय जल की जरूरत होती है, जो कि बर्फ की चादरों, नदियों, झीलों और भूजल के रूप में पाया जाता है। मृदु जल सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, इसीलिए भारत के अनेक भागों में जल की कमी है। हमें जल की हानि को रोकने के लिए इसे उपयोग में न होने पर नल को बंद करना चाहिए। जल के अगर टूटे हुए नल हैं तो उसको सही करवाना चाहिए। जल का पुनर्चक्रण और जल संचयन भी जल बचाने में सहायक होता है। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जब जल स्रोतों में मिलते हैं तो वे जल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित जल सजीवों के उपयोग के लिए सही नहीं होता। जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन एक प्रभावी विधि है। राजस्थान और गुजरात में पानी की कमी के कारण जल संचयन के लिए बावड़ी और तालाब बनाए गए। इन बावड़ियों में वर्षा का जल और आसपास की झीलों और तालाबों से रिसने वाला जल भी संचयित होता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमें जल के महत्व के बारे में, उसे बचाने के बारे में बताया जाता है। सूर्य से ऊर्जा शक्ति का मूल स्रोत। एक दोपहर भूमि और सूर्य अपनी अज्जी को मिर्चें सुखाने में सहायता कर रहे हैं। अज्जी समझाती हैं कि वे मिर्चों को सुखाने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग करते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है और सभी पौधे और जंतु इस पर निर्भर हैं। हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग करते हैं। कपड़े सुखाना, पौधों द्वारा भोजन बनाना, सोलर कुकर में खाना पकाना। सूर्य का प्रकाश पौधों और भोजन तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। एक दिन भूमि और सूर्य एक मैदान से गुजरते हैं जहां घास चरती हुई गाय उन्हें दिखाई देती है। गाय घास खा रही है और उससे ऊर्जा प्राप्त कर रही है, लेकिन घास को बढ़ने के लिए सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। अतः ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। पौधे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा द्वारा भोजन बनाते हैं। विभिन्न जीव जंतु पौधों को खाते हैं और विकसित होते हैं, वृद्धि करते हैं। हम पौधों और जीव जंतुओं दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आजकल छतों, विद्युत के खंभों पर सौर पैनल आम ही देखे जा सकते हैं। सौर पैनल सौर ऊर्जा को एकत्रित कर विद्युत उत्पादन करते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर में खाना बनाने अथवा सौर जल ऊष्मक में जल गर्म करने के लिए किया जाता है। भारत में अनेक परिवारों में सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पित भी किया जाता है। वन जैव विविधता का खजाना। एक सुबह अज्जी सैर के लिए भूमि और सूर्य को जंगल में ले जाती हैं। वहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के पौधे, झाड़ियाँ और वृक्ष मिलते हैं। वन विभिन्न प्रकार के पौधों की सघन वृद्धि वाले बड़े क्षेत्र होते हैं। रास्ते में वे भूमि पर गिरे हुए कुछ नैलिकाई यानी कि आंवले इकट्ठा करते हैं। अज्जी बताती हैं कि उनके गांव में पेड़ों से फल तोड़ने की परंपरा नहीं है। उन्हें पशुओं और पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। वन से हमें लकड़ी, फल, फूल, औषधीय पौधे, शहद, मोम, गोंद और अन्य उत्पाद प्राप्त होते हैं। पक्षियों और कीटों सहित कई जंगली जंतुओं के लिए वन एक प्राकृतिक आवास भी हैं। वह उन्हें भोजन और आश्रय देते हैं। प्रकृति में प्रत्येक जीव उत्तरजीविका के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। पौधों की जड़ें मृदा को जकड़ कर रखती हैं और उसे बहने से रोकती भी हैं। पेड़ों से गिरने वाली पत्तियां सड़ जाती हैं और मृदा को पोषक तत्वों से समृद्ध बनाती हैं।
पिछले कुछ वर्षों से बड़े पैमाने पर हुई पेड़ों की कटाई के कारण वन क्षेत्र लगातार कम हो रहे हैं। भारत में प्राचीन काल से ही इन वनों का आदर, रक्षण और संरक्षण करने की परंपरा रही है। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को घेर लिया। वन महोत्सव पूरे देश में जुलाई माह में मनाया जाता है। इस उत्सव के दौरान नए पौधे और पेड़ लगाए जाते हैं और वनों का सम्मान करने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। मृदा, चट्टानें और खनिज। भूमि और सूर्या अज्जी के सागों के पौधे लगाने में मदद करते हैं। वे बगीचे में मृदा तैयार करते हैं। अज्जी उन्हें धीरे से मिट्टी को खोदने और मिट्टी की गांठों को ढीला करने के लिए कहती हैं। भूमि और सूर्या को मृदा में छोटे छोटे कंकड़, पौधों की जड़ें और कुछ केंचुए भी दिखे। केंचुए मृदा को उल्टने, पलटने और ढीला करने में सहायता करते हैं। मृदा में बहुत सी वस्तुएं होती हैं, रेत, कीड़े और कृमि। इनमें कई छोटे जीव भी हो सकते हैं। पौधे और जंतु भी विघटन और क्षय के कारण मृदा का हिस्सा बन जाते हैं। विभिन्न स्थानों से एकत्रित मृदा के नमूने अलग अलग रंगों के होते हैं। मृदा का निर्माण लंबे समय यानी कि कई हजार वर्षों में सूर्य, जल और सजीवों द्वारा चट्टानों के विघटन से होता है। मृदा कई प्रकार की होती है। मृदा एक अमूल्य संपदा है जो जैव विविधता को आश्रय देती है। चट्टानों का उपयोग घर, भवन, मंदिर, सड़क और बांध के निर्माण के लिए किया जाता है। स्लेट का उपयोग छत बनाने के लिए और लैटेराइट का उपयोग ईंट जैसी निर्माण सामग्री में प्रयोग होता है। ग्रेनाइट, ब्लू पत्थर और संगमरमर महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। मानव ने चट्टानों का उपयोग कई हजार वर्ष पहले हस्त कुल्हाड़ी और तीर शीर्ष जैसे उपकरण बनाने के लिए भी किया। चट्टानें खनिजों से बनी होती हैं। एल्युमिनियम, सोना, तांबा, लोहे जैसी महत्वपूर्ण धातुएं खनिजों से ही प्राप्त होती हैं। खनिजों का उपयोग वायुयान, कार, आभूषण, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन। वाहनों के लिए पेट्रोल और डीजल दो महत्वपूर्ण उपयोग किए जाने वाले ईंधन हैं। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस, कोयले और पेट्रोलियम को आमतौर पर जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। वे मूलतः पृथ्वी के भीतर सूक्ष्म जीवों, पौधों के दब जाने से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। इन ईंधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। प्राकृतिक गैस का उपयोग भोजन बनाने और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आजकल इसका उपयोग वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में ईंधन की तरह किया जा रहा है। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन के लिए होता है। यह भारत के कई भागों में पाया जाता है। जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। जब भी हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग वर्तमान में इसी प्रकार सतत रूप से करते रहे तो शीघ्र ही जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत खोजने होंगे। जीवाश्म ईंधन में जलाए जाने पर धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में उत्पन्न होती है, जो वायु को प्रदूषित भी करती है। जीवाश्म ईंधन के संरक्षण के लिए हमें निकट स्थानों पर पैदल या साइकिल से जाना चाहिए और सार्वजनिक वाहनों का अधिक उपयोग करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय। प्रकृति की निधि हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए ये सभी संसाधन बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश, नदियों से जल तथा पौधों और जंतुओं के लिए भोजन प्राप्त होता है। ये संसाधन हमें
प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। हम अपनी सुविधा अनुसार प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत सी वस्तुएं बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब, फर्नीचर, सौर पैनल, साइकिल या गाड़ियां आदि। इस प्रकार के सभी संसाधन जिन्हें मानव द्वारा निर्मित किया जाता है उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि वायु, जल और वन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण है। प्रकृति उनका नवीकरण कर देती है। जीवाश्म ईंधन निर्मित होने में लाखों वर्ष लगते हैं और सीमित मात्रा में ये पाया जाता है, और जितने भी जीवाश्म ईंधन है एक बार उपयोग कर लेने के बाद क्षीण हो जाते हैं। इन संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरणों में खनिज, मृदा, चट्टानें, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल और प्राकृतिक गैसें हैं, क्योंकि एक बार जब हम इनका उपयोग कर लेते हैं तो उन्हें दोबारा निर्मित नहीं किया जा सकता। हमारे उपयोगी संसाधन और संरक्षण। जब भूमि और सूर्या नगर पहुँचे तो उन्होंने आसमान के रंग और हवा की गंध में बदलाव महसूस किया। वहाँ बहुत कम पेड़ हैं और हवा की गंध भी अज्जी के घर की हवा जितनी अच्छी नहीं है। वाहनों से निकलने वाले धुएं की गंध आ रही है। अम्मा कहती हैं कि जब हम वाहनों में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो धुआं उत्पन्न होता है। आजकल ऐसे वाहन उपलब्ध हैं जो प्रदूषण कम फैलाते हैं, जैसे कि विद्युत वाहन जो कि किसी भी प्रकार के धुएं का निष्कासन नहीं करते। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। कपड़े धोने में पानी, मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए मिट्टी, जलाने के लिए लकड़ी एकत्रित करने में वन, पतंग बनाने में वायु और कागज आदि का उपयोग होता है। हमें पीने के लिए जल, भोजन के लिए पौधों और जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ आवश्यक हैं। हमें ये संसाधन प्रकृति से मिलते हैं, इसीलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए और उनका अपव्यय न करते हुए दायित्वपूर्वक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, भविष्य के लिए इन्हें बचा सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन वह प्रत्येक मनुष्य के लालच को पूरा नहीं कर सकती। इस पाठ में जानकारी दी गई है चिपको आंदोलन के बारे में। भारत में प्राचीन काल से ही वनों का आदर, रक्षण और संरक्षण करने की परंपरा रही है। पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, वनों को बचाने के लिए सामान्य लोगों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। ऐसा ही एक प्रयास था चिपको आंदोलन। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में उत्तराखंड वहाँ हुई। इस आंदोलन में स्थानीय महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने पेड़ों को घेर लिया और उनसे लिपट गई, लेकिन पेड़ों को कटने नहीं दिया। तो यह था पाठ प्रकृति की अमूल्य संपदा। इस पाठ के जो मुख्य बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं। अधिकांश संसाधन जो हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी हैं वे प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके नाम हैं वन, वायु, जल, मृदा, चट्टानें, खनिज, जीवाश्म ईंधन और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे संसाधन जिनकी पूर्ति एक उचित अवधि के भीतर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो जाती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और वे संसाधन जिनका भंडार सीमित मात्रा में होता है, जिनकी पूर्ति उचित अवधि के भीतर नहीं होती, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
मानव सहित सभी सजीव अपने जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, इसीलिए हमें उनका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। प्रकृति की अमूल्य संपदा पाठ में दिए गए क्रियाकलाप, उनके कुछ उदाहरण उत्तर इस प्रकार से हैं। तमिलनाडु का मुंडप्पल पवन चक्की फार्म, राजस्थान का जैसलमेर पवन चक्की पार्क और महाराष्ट्र का ब्रह्मबेल पवन चक्की फार्म हमारे देश के कुछ पवन चक्की फार्म हैं। अपने देश में पाए जाने वाले अन्य पवन चक्की फार्म के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो भारत में पवन ऊर्जा का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। हमारे देश में कई बड़े पवन चक्की फार्म स्थापित किए गए हैं जो बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तमिलनाडु का मुंडप्पल पवन चक्की फार्म एशिया का सबसे बड़ा पवन चक्की फार्म है, जहां सैकड़ों पवन टरबाइन लगातार बिजली उत्पादन करती हैं। राजस्थान के जैसलमेर पवन चक्की पार्क में तेज हवाओं के कारण यह क्षेत्र पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। महाराष्ट्र के ब्रह्मबेल पवन चक्की फार्म में भी बड़ी संख्या में पवन चक्कियां लगी हैं जो ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली प्राप्त करवाती हैं। इसके अलावा गुजरात का ओखा मांडवी पवन चक्की प्रोजेक्ट, कर्नाटक का चित्रदुर्ग पवन चक्की ऊर्जा केंद्र और आंध्र प्रदेश का अनंतपुर पवन चक्की क्षेत्र भी प्रमुख हैं। पवन ऊर्जा न केवल बिजली उत्पादन में सहायक है, बल्कि यह पर्यावरण को प्रदूषण से भी बचाती है। इस प्रकार पवन चक्कियां हमारे देश में साफ और हरित ऊर्जा का एक सशक्त माध्यम बन रही हैं। क्रियाकलाप है 11.3, तालिका दी गई है 11.1, उसमें जो स्तंभ हैं 2 और 3 उनको भरें। दैनिक गतिविधियों में जल की व्यर्थता, उसके उपलक्ष्य में यह तालिका है। तो जैसे कि गतिविधि है हाथ धोना, तो जल किस प्रकार व्यर्थ हो सकता है, तो नल को खुले रखने से अधिक पानी बह जाता है। तो इसको रोकने के लिए क्या सुझाव है, साबुन लगाते समय नल को बंद रखें। कपड़े धोना व्यर्थ कैसे होता है, अधिक पानी का प्रयोग या पाइप से जब हम कपड़े धोते हैं तो हम जल बचा कैसे सकते हैं, बाल्टी में सीमित मात्रा में पानी लेकर कपड़ों को धोना चाहिए। बर्तन धोना, लगातार नल चलने से बहुत पानी व्यर्थ हो जाता है, बचाया कैसे जा सकता है, बर्तनों को पहले भिगोकर फिर इकट्ठे करके पानी में धोएं। नहाना, शावर या खुले नल से नहाने पर जो है पानी व्यर्थ होता है, बचाया कैसे जा सकता है, बाल्टी और मग से स्नान करें। खाना पकाने में सब्जियां और चावल धोते समय पानी को अधिक बहने से रोकना चाहिए। बागवानी पाइप से सिंचाई करने पर पानी ज़्यादा बहता है, तो इसकी बजाय ड्रिप और स्प्रिंकल विधि से पौधों को पानी देना चाहिए। दांत साफ करते वक्त ब्रश करते समय जो नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और ब्रश करते समय जो है नल को हम बंद रखें तो पानी व्यर्थ बहने से रोका जा सकता है। तो ये गतिविधियां हैं जिनमें हम कई बार ध्यान नहीं देते और जल व्यर्थ हो जाता है। इसको बचाने के लिए हमें कुछ उपाय करने होते हैं और हम जल को बचा सकते हैं, जो कि हमारी एक अमूल्य प्राकृतिक संपदा है। इसके बाद है कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो इसका महत्व पता लगाएं। हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को जल के महत्व और उसके संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। दुनिया के कई हिस्सों में पानी की गंभीर समस्या है, इसीलिए यह दिन हमें याद दिलाता है कि पानी जीवन का आधार है और इसका विवेकपूर्ण उपयोग हमारी जिम्मेवारी है। जल दिवस के अवसर पर स्कूलों, संस्थानों और समाज में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जल बचाने के उपाय बताए जाते हैं, ताकि भविष्य में साफ और पर्याप्त जल उपलब्ध रह सके। इसके बाद है एक गतिविधि कि हम विभिन्न कार्यों के लिए सूर्य की ऊष्मा यानी गर्मी और प्रकाश का उपयोग करते हैं।
कौन सी गतिविधियां हैं जिनमें हमें ऊष्मा और प्रकाश की ज़रूरत होती है। आपकी स्क्रीन पर और पाठ्य पुस्तक में दो चित्र जो हैं वो भूमि द्वारा बनाए गए हैं जो सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश के उपयोग को दिखाते हैं। आप भी कुछ इस प्रकार के चित्र बनाएं जिससे हमें सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश का उपयोग देखने को मिले। तो दो चित्र जैसे बने हैं। अन्य गतिविधियों के चित्र जो आप बना सकते हैं, सौर ऊर्जा से बिजली, घरों की छतों पर जैसे आजकल सौर पैनल लगे होते हैं, सौर ऊर्जा से खाना पकाना, तो इस प्रकार के सौर कुकर आ रहे हैं, और नमक तैयार करना। नमक को हम सूर्य के जो प्रकाश है उसमें सुखाकर समुद्री लवण से नमक तैयार कर सकते हैं। क्या होगा यदि सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई ना दे? तो हमें दिन के समय भी कृत्रिम प्रकाश पर निर्भर रहना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के दो कारण और लिखें कि अगर सूर्य कुछ दिनों तक दिखाई न दे तो क्या होगा। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं कि पौधों का भोजन बढ़ना रुक सकता है। सूर्य के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाएगी और खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। तापमान में गिरावट आएगी। सूर्य की ऊष्मा न मिलने पर वातावरण ठंडा होगा जिससे जीवन की दैनिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। एक बड़े वन क्षेत्र को काटने के क्या परिणाम होते हैं? एक प्रस्तुति बनाएं या अभिनय रोल प्ले किए या एक ऐसी कहानी या कोई कविता लिखें जो दर्शाती हो कि यदि हम अपने जंगलों से पेड़ों को निरंतर काटते रहेंगे तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। तो इस प्रकार की आप एक कविता लिख सकते हैं, छोटा सा नाटक लिख सकते हैं। एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं, उदाहरण स्वरूप हैं। आप भी इस प्रकार की कोई कविता तैयार कर सकते हैं। पेड़ों ने हमसे कुछ नहीं मांगा, बस छाया दी, फल दिए और जीवन बांटा। हमने कुल्हाड़ी चलाई, बेरहमी से हरियाली को काटा, जंगल को बांटा। पक्षी रोए, घर उजड़ गए, नदियां सूखी, बादल भटक गए, धरती तपने लगी, सांसें थमने लगी, मानवता की नींव हिलने लगी। अब भी समय है, चेत जाओ, पेड़ों को मत झूम मिटाओ। हर बीज में जीवन है छिपा, हर वृक्ष में भविष्य है लिखा। तो इस प्रकार की कविता आप बना सकते हैं। क्रियाकलाप है आगे। अपने घर और विद्यालय के आसपास के क्षेत्रों से मृदा यानी मिट्टी के नमूने लें और इनका अवलोकन करें और उनकी जो बनावट है मिट्टी की, मृदा की, उसको महसूस करें। तो आप विज्ञान में जो लेंस है उसका उपयोग भी इसके लिए कर सकते हैं। और तालिका दी हुई है पाठ्य पुस्तक में 11.2 जो अवलोकन किया आपने उसको अंकित करें। तो अवलोकन के लिए आप मिट्टी के किन गुणों पर ध्यान दे सकते हैं? सबसे पहले रंग। रंग की उपस्थिति जो है हर एक मिट्टी में होती है। ह्यूमस से भरपूर मिट्टी आमतौर पर गहरे भूरे रंग या काले की होती है, जबकि रेतीली मिट्टी हल्के रंग की होती है। बनावट कैसी है? रेतीली मिट्टी छूने पर खुरदरी और दानेदार महसूस होती है। चिकनी मिट्टी छूने पर मुलायम और चिपचिपी महसूस होती है। दोमट मिट्टी इन दोनों के बीच की बनावट की होती है। आवर्धक लेंस का उपयोग करके आप मिट्टी में मौजूद छोटी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे उसमें सूखे पत्ते या टहनियाँ और अन्य जैविक पदार्थ हो सकते हैं। रेत के बड़े कणों को आप देख सकते हैं, छोटे कंकड़ आप मिट्टी में ढूंढ सकते हैं। मृत कीट और उनके अवशेष भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जो आपने अवलोकन के पश्चात देखा वह चीज़ें आपने नोट कर लेनी है और उसे तालिका में लिखना है। अगला क्रियाकलाप है कि आस पड़ोस के वाहनों का सर्वेक्षण करें। वाहन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होती है। जो आपने अवलोकन किया उसको तालिका 11.3 में अंकित करें। तो हम यहाँ उदाहरण स्वरूप एक उत्तर दे रहे हैं। जैसे कि आपने मोटरसाइकिल देखा तो उसमें ईंधन जो पेट्रोल का प्रयोग होता है। स्कूटर, इसमें भी पेट्रोल का प्रयोग होता है। कार में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन जो कि बैटरियों से चलते हैं, इस प्रकार जो है ईंधन प्रयोग होता है। बस ट्रक में डीजल का प्रयोग होता है। ऑटो रिक्शा सीएनजी या फिर एलपीजी से भी चल रहे हैं। ई रिक्शा, इलेक्ट्रिक स्कूटर
यह बिजली यानी विद्युत वाहन है और साइकिल मानव शक्ति से इसमें कोई ईंधन प्रयोग नहीं होता। तो इस प्रकार अपने आप आस पड़ोस से वाहनों के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उन वाहनों में उपयोग होने वाले ईंधन के बारे में तालिका में लिख सकते हैं। इसके बाद गतिविधि है कि दैनिक जीवन में आपके द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों की सूची बनाएं और उन प्राकृतिक संसाधनों को लिखें जिसका उस गतिविधि के संचालन में प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया गया। जैसे कि एक गतिविधि है कपड़े धोना, तो इसमें प्राकृतिक संसाधन कौन सा प्रयोग हुआ? पानी। इसी तरह से जो गतिविधियां नीचे दी गई हैं इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रयोग हुआ उसके बारे में आपने लिखना है। कपड़े धोने में प्राकृतिक संसाधन पानी, मिट्टी के खिलौने बनाना, मिट्टी और इसके अलावा पानी का प्रयोग, जलाने की लकड़ी एकत्रित करना, लकड़ी वन पेड़ पौधे का प्रयोग, पतंग बनाना तो इसके लिए कागज जो कि पेड़ों से प्राप्त होता है, धागा प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित हो सकता है, जलपान करना, खाना पीना, इसमें पानी, खाद्य पदार्थ जिसमें अनाज, फल, सब्जियां जो कि हमें भूमि और पानी से मिलते हैं। इसके अलावा स्कूल जाना बस या कार से, तो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी जो भी जीवाश्म ईंधन हैं वो इन वाहनों में प्रयोग होते हैं और पृथ्वी से हमें मिलते हैं। बिजली के पंखे का उपयोग, बिजली जो कि पानी यानी कि हाइड्रो प्रोजेक्ट द्वारा पैदा होती है, कोयला या जो कि जीवाश्म ईंधन से पैदा हो रही है या फिर सूर्य की ऊष्मा सौर पैनल से बन रही है, तो ये प्राकृतिक संसाधन बिजली का उपयोग करते हैं तभी पंखा चलता है। घर बनाना, इसमें पत्थर, रेत, बजरी, लोहा ये सारी चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। प्रकृति की अमूल्य संपदा पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। जहाँ पर जो चित्र दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित कुछ वस्तुओं को दिखाया गया है, उनके नाम है जो वो अव्यवस्थित क्रम में लिखे गए हैं। तो तालिका बनाएं, इन संसाधनों के नामों को पहले ठीक करके लिखें और नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। तो सबसे पहला जो है अव्यवस्थित नाम चट्टान, उसके बाद है वन, उसके बाद पवन और जल। तो इनका हम मिलान कर सकते हैं। इसमें जो है चट्टान को छोड़कर अन्य तीनों नवीकरणीय संसाधन हैं। दूसरा प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य, और अगर असत्य है तो उसे सही करके पुनः लिखें। प्रकृति में मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, यह जो कथन सत्य है। मशीन प्रकृति में पाया जाने वाला संसाधन है, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मशीन है जो वो मानव निर्मित एक संसाधन है। प्राकृतिक गैस एक अनवीकरणीय संसाधन है, यह वाक्य सत्य है। और वायु एक नवीकरणीय संसाधन है, यह वाक्य भी सत्य है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त विकल्प का उपयोग करके रिक्त स्थान भरें। ईंधन जो सामान्यतः स्कूटर या बाइक जैसे दोपहिया वाहनों में उपयोग किया जाता है वह है पेट्रोल। नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है वह है जल, क्योंकि कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोल अनवीकरणीय संसाधन है। जब हम इनका उपयोग कर लेते हैं, ये इनको एक बार जला देते हैं तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत करें। यानी इसमें दिया गया उदाहरण है कोयला, प्राकृतिक गैस, वन और खनिज। तो जो नवीकरणीय संसाधन है वह है वन और अनवीकरणीय संसाधन कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज पदार्थ। इसके बाद पेट्रोलियम एक अनवीकरणीय संसाधन क्यों है? इसका उत्तर है पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है क्योंकि इसका निर्माण पृथ्वी के अंदर लाखों वर्षों की अवधि में होता है और इसके भंडार सीमित हैं। इसके उपयोग की दर के आधार पर कह सकते हैं कि इसका भंडार जल्द समाप्त हो जाएगा और इसे प्राकृतिक रूप से फिर से जल्दी से नहीं बनाया जा सकता।
तो क्योंकि इसे हम दोबारा नहीं बना सकते, इसीलिए यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। वनों को पुनः उगाना कठिन है, इस कथन की पुष्टि करें। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि वनों को पुनः उगाना कठिन है, और इसकी पुष्टि के लिए हम निम्नलिखित कारण दे सकते हैं। समय सबसे बड़ा कारण है। एक पूर्ण विकसित जंगल को बढ़ने में कई वर्ष लग जाते हैं। मनुष्य द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे तुरंत जंगल का रूप नहीं ले सकते। जैव विविधता वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु होते हैं। इस जटिल जैव विविधता को कृत्रिम रूप से बनाना लगभग असंभव है। और मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई से मिट्टी यानी कि मृदा का कटाव होता है, जिससे वह भूमि पौधों के विकास के लिए कम उपजाऊ रह जाती है। तो इसीलिए वनों को पुनः उगाना बहुत कठिन काम है और इसमें बहुत साल लगते हैं। 5 दैनिक गतिविधियों की सूची बनाएं जहां आप प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, और इन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने की जो विधियां हैं उनको भी सुझाएं। तो सबसे पहले गतिविधि नहाना और सफाई। इसके लिए जो संसाधन प्रयोग करते हैं पानी, तो ये कम मात्रा में प्रयोग हो, इसके लिए बाल्टी और मग का उपयोग करनी चाहिए। शावर के नीचे अगर हम नहा रहे हैं तो कम समय बिताना चाहिए। यात्रा करना, इसके लिए पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन प्रयुक्त होते हैं, और इसको कम उपयोग करने के लिए पैदल चलें। नज़दीक जाना हो तो साइकिल आदि का उपयोग करें, और सार्वजनिक जो परिवहन के साधन हैं उनका ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। बिजली का उत्पादन कोयला, पानी, गैस आदि से उत्पादन होता है, और इसका उपयोग न होने पर जब हम विद्युत की ज़रूरत नहीं है हमें, तो लाइटें, पंखे, एसी, इनके जो स्विच हैं वो ऑफ कर देने चाहिए। पढ़ना लिखना, इसके लिए भी लकड़ी का प्रयोग होता है, क्योंकि लकड़ी और पेड़ पौधों से ही कागज का निर्माण होता है। तो कागज के दोनों तरफ लिखें, और पुराने कागजों को रिसाइकल विधि से पुनः कागज बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। भोजन पकाना, इसमें रसोई गैस और एलपीजी यानी प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है। तो खाना पकाने से पहले सामग्री को अच्छी तरह तैयार रखना चाहिए, और खाना पकाते समय बर्तन को ढककर खाना बनाना चाहिए, इससे भी गैस की बचत होगी। इसके बाद प्रश्न है 4 गतिविधियों की सूची बनाएं जो वायु की उपस्थिति में ही संभव हैं। तो सबसे पहला है सांस लेना। जीवित रहने के लिए जीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और यह जो श्वसन क्रिया है यह वायु में ही संभव है। इसके बाद जलना यानी ज्वलन, आग जलाने के लिए भी जो है हवा में मौजूद ऑक्सीजन जरूरी है। पवन ऊर्जा का उत्पादन, हवा की गति का उपयोग करके पवन चक्कियाँ चलती हैं जिससे बिजली आदि बनाई जाती है। और कपड़े सुखाना, हवा और सूर्य की ऊष्मा कपड़ों से नमी को वाष्पित करने में मदद करती है और कपड़े जल्दी सूखते हैं। प्रश्न है अपने घर के आसपास को हरित आवरण से समृद्ध बनाने के लिए किस प्रकार का योगदान आप देंगे। जो आप योगदान दे सकते हैं तो ऐसे कार्यों की सूची बनाएं। सबसे जो पहला कार्य हम कर सकते हैं पौधे लगाना। अपने घर और बालकनी में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और छोटे पौधे लगाने चाहिए। तो पानी की बर्बादी रोकना, तो जैसे हम सब्जियां आदि धोते हैं या फिर चावल आदि धोते हैं तो उस पानी को पेड़ पौधों में प्रयोग करना चाहिए। और जो कपड़े धोने के बाद बचा पानी है उसको साफ़ सफाई में प्रयोग कर लेना चाहिए। दूसरों को इन चीज़ों के लिए प्रेरित करना। अपने पड़ोसियों और दोस्तों को भी वृक्षारोपण और पानी की बचत के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक और कचरे को ज़मीन पर डालने से रोकना ताकि मिट्टी प्रदूषित ना हो, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वह बनी रहे। इसके बाद एक चित्र है, देख रहे हैं आप, इसमें भोजन बनाया जा रहा है। तो इस चित्र को देखकर उत्तर देना कि भोजन पकाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा उपयोग हो रही है, और भोजन बनाने के लिए इस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग का एक लाभ भी लिखें और एक हानि भी लिखें। तो यहाँ पर जो भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, इसका लाभ क्या है? इससे ईंधन की बचत होती है, रसोई गैस प्राकृतिक गैस की बचत होती है। हानि क्या है?
अगर मौसम ठीक नहीं है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा, बादल है या बारिश का मौसम है, तो उसमें फिर यह विधि कार्य नहीं करती। बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने से मृदा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। आपके अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है? इस प्रश्न का उत्तर है कि बड़े पैमाने पर पेड़ काटने से मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है, जिससे मिट्टी बह जाती है और उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद प्रश्न 2, मानवीय गतिविधियां बताएं जिनसे वायु प्रदूषित होती है। एक कार्य भी सुझाएं जो वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक हो। तो वायु प्रदूषण वाहन के धुएं और कारखानों से निकलने वाली विषैली गैसों से होता है। इसका समाधान क्या है? अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए, और जो कारखाने हैं उनकी जो चिमनियां हैं वह अधिक ऊंची लगानी चाहिए। इसके बाद प्रश्न 1, परिवार सौर पैनल बिजली उत्पादन के लिए, गैस स्टोव खाना बनाने के लिए और पवन चक्की कुएं से पानी खींचने के लिए उपयोग करता है। क्या होगा यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो? तो इसका उत्तर है यदि एक सप्ताह तक सूर्य का प्रकाश न हो तो सौर पैनल बिजली नहीं बना पाएंगे और सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरण भी काम नहीं कर सकेंगे। प्रश्न है, उद्योगों और आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों की मांग बढ़ रही है, इसीलिए लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। क्या यह उचित है? आपस में चर्चा करें और संक्षिप्त सा रिपोर्ट तैयार करें। तो इसका उत्तर है, उद्योगों और आवास के लिए पेड़ों की लगातार कटाई उचित नहीं है, क्योंकि इससे पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। पेड़ मिट्टी की सुरक्षा करते हैं, वायु को शुद्ध करते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। अधिक कटाई से भूमि बंजर, जलवायु गर्म और प्रदूषण बढ़ रहा है। इसका समाधान क्या है कि नए पेड़ लगाने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, लकड़ी का सीमित उपयोग करना चाहिए और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विकास और पर्यावरण में संतुलन बना रहे। अपने विद्यालय में पानी के उपयोग को कम करने के लिए एक योजना बनाएं। इस योजना को साकार करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे जिससे पर्यावरण को सहायता मिले? तो हम जो गतिविधियां कर सकते हैं, नल को खुला न छोड़ने के लिए विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना चाहिए। टपकते नलों की मरम्मत की जानी चाहिए। वर्षा का पानी उसको संचयन करना चाहिए, उसके लिए जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बड़े बड़े टैंक आदि बनाने चाहिए। पौधों में ड्रिप सिंचाई की विधि अपनानी चाहिए, इससे कम पानी उपयोग होगा। तो इसके परिणाम स्वरूप विद्यालय में जल की बर्बादी रुकेगी, भूजल स्तर में सुधार होगा और पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा, पर्यावरण का संतुलन नहीं बिगड़ेगा। इस पाठ पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। ये प्रश्न उत्तर हमेशा जो है परीक्षा के लिए पूछे जाएंगे। प्रकृति की मूल्य संपदाएं कौन कौन सी हैं? इसका उत्तर है वायु, जल, वन, मिट्टी, खनिज, सूर्य की ऊर्जा और जीवाश्म ईंधन। ये सभी प्रकृति की अमूल्य संपदाएं हैं। प्रश्न, वायु में कौन सी गैसें पाई जाती हैं और उनका अनुपात क्या है? तो वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि पाई जाती हैं। प्रश्न, वायु और जल दोनों जीवन के लिए क्यों जरूरी हैं? इसका उत्तर है वायु में ऑक्सीजन होती है जो सांस लेने के लिए जरूरी है और जल शरीर, पौधों और जीवों के जीवन का मूल आधार है। दोनों के बिना जीवन संभव नहीं है। इसके बाद प्रश्न है, वर्षा जल संचयन क्या है और यह जरूरी क्यों है? इसका उत्तर है वर्षा के पानी को इकट्ठा कर भविष्य के लिए उपयोग करने के लिए संरक्षित करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। यह जल की कमी को दूर करने और भूजल बढ़ाने में सहायक होता है। प्रश्न, सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है सूर्य से ही हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है, पौधे भोजन बनाते हैं और सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्रश्न, जंगलों के क्या क्या लाभ हैं? इसका उत्तर है जंगल हमें लकड़ी, फल, औषधियाँ आदि देते हैं, मिट्टी और वायु को शुद्ध रखते हैं और अनेक जीवों का घर हैं।
इसके बाद प्रश्न मिट्टी कैसे बनती है, इसका उत्तर है चट्टानों के टूटने, घिसने और मौसम के प्रभाव से हजारों वर्षों में मिट्टी बनती है। प्रश्न खनिजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, इसका उत्तर है खनिजों से धातुएं, आभूषण, औजार, मशीनें और इमारती सामग्री बनाई जाती है। इसके बाद प्रश्न है जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं, इसका उत्तर है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन जो लाखों वर्ष से पुराने जीवों और पौधों के अवशेषों से बने हैं, उन्हें जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न है नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है, इसका उत्तर है जो संसाधन प्रकृति में पुनः बन सकते हैं वे नवीकरणीय हैं, जैसे हवा, जल, सूर्य की ऊष्मा। जो सीमित हैं और पुनः नहीं बन सकते वे अनवीकरणीय साधन हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और खनिज आदि। प्रश्न है पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका उत्तर है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जल और ऊर्जा की बचत करनी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमें करना चाहिए, तभी हम पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे। तो यह थी वीडियो विज्ञान के अध्याय प्रकृति की अमूल्य संपदा पर आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा जो चैनल है फेयर नोटबुक उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले जो क्लासें हैं आपकी उनकी वीडियो भी इस पे जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी, उन्हें भी आप देख सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Click on next video to watch the video of the next lesson and click on full playlist for all the lessons of this topic.